लिमिटेशन एक्ट के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि सेक्शन 2 जो है उसमें डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि 2 से लेकर सेक्शन 2A से लेकर हम लोगों ने ई तक डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज F के अंदर, जो कि बात करता है ईजमेंट। हम लोगों ने कई बार देखा है, हम लोग कई बार बोलते भी हैं हमारा ईजमेंट्री राइट है। तो ये ईजमेंट्री वर्ड क्या है, ईजमेंट्री राइट क्या है, ये हमारे पास 2F के अंदर दिया हुआ। और ईजमेंट के अंदर कहते हैं ये एक ऐसा राइट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा, जहाँ एक पर्सन एंटाइटल्ड है रिमूव करके अप्रोप्रिएट करने में अपना ही प्रॉफिट किसी और के सॉइल से जो किसी और को बिलोंग कर रहा है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो दूसरे की जगह पे ग्रो कर रहा है या वो अटैच है, ये सबसिस्टिंग टू द लैंड। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ज़मीन है, आप लोगों ने भी कई बार ध्यान से देखा होगा कि जब हम लोग भी कई बार घूमते हैं तो हमने देखा है कि कई जगह बहुत मड मिट्टी जो होती है निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी डेप्थ में पूरा डूंगा जैसे कहते हैं, मतलब डीप में वो ज़मीन चली जाती है। तो वो जो उसके ऊपर मिट्टी थी, वो मिट्टी कहाँ गई? वो जो मिट्टी वो लेके जा रहा है वो उस बंदे का इजमेंट्री राइट है। इसका मतलब वो चीज़ आपको बिलोंग नहीं करी, वो चीज़ असल में बिलोंग किसी और को करती है, लेकिन उसको आप अपने यूज़ को कर रहे हैं, दैट इज ईजमेंट। तो ये जो राइट होता है ये ईजमेंट्री राइट होता है, जो कि सेक्शन 2F के अंदर डिफाइन किया गया। वहीं पे जी बात करता है कि फॉरेन कंट्री क्या। फॉरेन कंट्री का मतलब होता है ऐसा कंट्री जो कि अदर देन इंडिया है। अदर देन इंडिया का मतलब इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, एनीवन जो कि इंडियन कंट्री नहीं है, उसको हम लोग फॉरेन कंट्री कहेंगे। सेम यहाँ पर हमारे पास CPC में भी फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट आ जाता है, फॉरेन डिक्री। तो यहाँ पे बात करता है कि भी इनको क्या कहा गया है। तो जो भी कोर्ट इंडिया की नहीं है वो हमारे पास यहाँ पर फॉरेन कंट्री आ जाता है और वो फॉरेन कोर्ट हो जाता है CPC के मुताबिक। वहीं पे 2H जो है वो बात करता है गुड फेथ का। गुड फेथ का मतलब होता है जो भी चीज़ आपने किया है वो आपने विदाउट केयर या आपने अटेंशन के ना किया हो। अगर आपने देखभाल के कोई भी चीज़ किया है विद अटेंशन विद केयर, तो यहाँ पे ये गुड फेथ में आ जाता है कि आपने जो भी काम किया ये आपने गुड फेथ में काम किया है। सेम रनिंग सेक्शन हमारे पास BNS के अंदर भी है और IPC में भी था ये गुड फेथ का मतलब यहाँ पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आई के अंदर ये बात करता है कि प्लेंटिफ कौन है। हमने जैसे देखा था कि 2A में एप्लीकांट है, वही हम लोगों ने देखा 2E में डिफेंडेंट कौन है। सेम उसी पैटर्न पे अब हमारे पास यहाँ पे 2I आ जाता है, जो कि बात करता है कि प्लेंटिफ कौन है। तो कहता है प्लेंटिफ इंक्लूड्स कोई भी ऐसा पर्सन जिससे या जिसके द्वारा आप अपना राइट डेराइव कर रहे हैं स्यू करने का। इसका मतलब यहाँ पे डेराइव करने का आ जाता है, जैसे कि मान लो अगर A है तो A खुद कर रहा है, लेकिन अगर A मर जाता है और उसका LR रिकॉर्ड में आ रहा है तो जो LR है वो भी यहाँ पर प्लेंटिफ की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वो उनके द्वारा राइट डेराइव कर रहा है। वहीं पे यहाँ पर क्लॉज 2 के अंदर बात करता है कि भाई अगर कोई भी पर्सन जिसका स्टेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्लेंटिफ का एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव। सेम डेफिनेशन है जो हम लोगों ने एप्लीकांट का भी पढ़ा, जो हमने डिफेंडेंट में भी देखा, वही सेम डेफिनेशन प्लेंटिफ का क्लॉज 2 के अंदर भी दे रहा है। वहीं पे अब जे आ जाता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। तो कहता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है किसी भी सूट के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए इस शेड्यूल के अंदर, और जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको यहाँ पर बात करता है कि ये प्रिस्क्राइब पीरियड है। इसका मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, सूट, अपील और एप्लीकेशन का जो टाइम पीरियड दिया गया है इस शेड्यूल के अंदर वो तो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड आ जाता है। वहीं पे क्लॉज के कहता है कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। अगेन ये हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही पार्ट है, जहां हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था कि भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये 3 ऐसे डेफिनेशंस है जो वहां पर दिया गया है बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेक्शन 4, 5, 6। यहाँ पर भी प्रॉमिसरी नोट 2K के अंदर डिफाइन करता है, कहता है ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि एक मेकर एंगेज कर रहा है एब्सोल्युटली कि वो एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी दूसरे बंदे को देगा, उस टाइम पे देगा, लिमिटेड है या डिमांड पे है या एट साइट है, दैट इज योर प्रॉमिसरी नोट। एक बंदा खुद से कह रहा है कि भी मैं
आपको फलाने दिन या तो जब आप कहेंगे या जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, दैट इज योर प्रॉमिसरी नोट। सूट आ जाता है एल के अंदर। सूट जो है साफ मना करता है कि इट डजंट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। सूट का यस, अपील जो है वो सूट का कॉन्टिन्यूस पार्ट है, लेकिन सूट जो है वो अपील और एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करता है, वो उसका अलग है। नेक्स्ट आ जाता है कि M के अंदर की टॉर्ट क्या है। टॉर्ट कहता है कि कैसा है सिविल रॉन्ग जो कि ट्विस्टेड नहीं है, एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको टॉर्ट कहा गया है। आपको एक डिमार्केट करना पड़ेगा कि ये दोनों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तब फिर वो जो रॉन्ग कमिट हुआ है वो आपका टॉर्ट कमिट हुआ है। वहीं पे लास्ट यहाँ पे डेफिनेशन आ जाता है 2N के अंदर, जो कि बात करता है ट्रस्टी की। ट्रस्टी कहता है डजंट इंक्लूड बेनामीदार। हम लोगों ने कई बार सुना है बेनामीदार ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। बेनामीदार का मतलब होता है जिसको हम ऑस्टेंसिबल ऑनर भी कहते हैं, मतलब अपने नाम पे वो चीज़ ना लेकर किसी और के नाम पे करना, दैट इज़ बेनामीदार। तो यहाँ पे ट्रस्टी जो है वो इंक्लूड नहीं करता बेनामीदार को, मॉर्गेजी को जो कि रिमेनिंग इन द पोजीशन है मॉर्गेज को सेटिस्फाई करने के बाद, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है और वो भी विदाउट टाइटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।